फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्फ्यूशियनिज्म अर्थात कन्फ्यूशियसवाद के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के मेडिवल सोसाइटी अर्थात हिस्ट्री वाले पेपर से जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक जो है वो चीनी इतिहास से संबंध रखता है और एग्ज़ाम में जो है इसको कई बार पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम कन्फ्यूशियनिज़्म के बारे में आपको बताते हैं। और कन्फ्यूशियनिज़्म या कन्फ्यूशियस जो है वो चीन से निकला है। चीन में लगभग 6वीं शताब्दी के दौरान जो है हमें कन्फ्यूशियस के रहने के प्रमाण मिलते हैं और उनकी शिक्षाओं को ही जो है कन्फ्यूशियनिज़्म कहा जाता है या कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। तो आइए अब हम कन्फ्यूशियस के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। कन्फ्यूशियस को चीन का पहला ज्ञात पेशेवर शिक्षक और दार्शनिक माना जाता है। इसे पूर्वी एशिया में सबसे महान शिक्षक और दार्शनिक के रूप में मान्यता दी गई है। कन्फ्यूशियस को चीनी भाषा में कुंग फू तजू कहा जाता है और जिसमें तजू का अर्थ होता है गुरु। कन्फ्यूशियस लगभग 551 से 479 ईस्वी के दौरान रहे और उनके बारे में जो कुछ भी हमें पता चलता है वो मुख्य रूप से एनालेक्टस नामक ग्रंथ से पता चलता है। यह ग्रंथ अधिकांशतः कन्फ्यूशियस द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का संकलन है, जिसकी शुरुआत गुरु ने कहा वाक्य से होती है। ये वही समय है जिस दौरान भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म की शिक्षाएं पॉपुलर हो रही थी और इसी समय चीन में हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस की जो पॉपुलैरिटी है वो रही होगी। कन्फ्यूशियस की जो शिक्षाएं हैं उसको उनके शिष्यों ने या शिष्यों के शिष्यों ने लिखा होगा और बाद में इसमें कई जोड़ घटाव भी हुए होंगे। कन्फ्यूशियस परंपरावादी मध्यवर्ती राज्य लू के निवासी थे। वह उच्च राजनीतिक पद की आकांक्षा रखते थे और नियुक्ति की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहे, लेकिन ये सब व्यर्थ ही रहा। इस प्रकार एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ के रूप में वे एक तरीके से असफल रहे, परंतु एक शिक्षक के रूप में उनका योगदान कालांतर में अतुलनीय रूप से सफल सिद्ध हुआ। पहली नज़र में उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत कुछ उबाऊ और सपाट प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपने समय की राजनीति केंद्रित सोच को लिखने का प्रयास किया है। हालांकि उन्होंने आत्माओं और स्वर्ग को पूरी तरीके से स्वीकार किया और कभी-कभी इससे प्रेरित एक मिशन की भावना भी दिखाई। फिर भी वह अलौकिक विषयों में अधिक रुचि नहीं रखते थे। जब किसी ने उनसे मृत्यु के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जब जीवन को ही अभी ठीक से नहीं समझा है तो मृत्यु को कैसे समझ सकते हो। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने स्वयं को केवल प्राचीनता का समर्पित छात्र और अतीत की बुद्धिमत्ता का सम्माहक माना। उनका मानना था कि उनके युग की अव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है यदि लोग चाउ राजवंश के संस्थापकों राजा वेन और चाउ के ड्यूक द्वारा स्थापित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की ओर लौट जाएं। चाउ राजवंश लगभग 1046 से 256 ईसा पूर्व के आसपास रहा था। लगभग 800 सालों का ये राजवंश रहा था। उसी के बारे में जो है कन्फ्यूशियस जो है बात करते हैं और उसके जो संस्थापक थे राजा वेन और चाउ के ड्यूक, उनके द्वारा जो स्थापित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी वो उसकी ओर लौटने की बात कर रहे थे। प्राचीन मार्ग की ओर लौटने के लिए अर्थात चाउ राजवंश की ओर लौटने के लिए कन्फ्यूशियस का मानना था कि मनुष्यों को एक स्थिर प्राधिकरण आधारित समाज में अपने निर्धारित सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस विचार को उन्होंने संक्षेप में इस कथन में व्यक्त किया,
कि शासक को शासक होना चाहिए और प्रजा को प्रजा, पिता को पिता होना चाहिए और पुत्र को पुत्र। बाद में इस अवधारणा को नामों का परिशोधन अर्थात चेंगमिंग कहा गया, जिसका आशय कन्फ्यूशियस विचारधारा में यह था कि समाज को उस सिद्धांतिक रूप से संगत बनाया जाना चाहिए जैसा कि उसकी भूमिकाएं और संबंध तय करते हैं। यह सब सुनने में अत्यंत पारंपरिक लगता है, लेकिन कन्फ्यूशियस वस्तुतः, हालांकि संभवतः अनजाने में, एक महान नवप्रवर्तक थे, क्योंकि उनका मूल विचार था कि अच्छा शासन मूलतः नैतिकता का विषय है। उन्होंने सामंतों के वंशानुगत शासनाधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने यह जरूर जोर दिया कि उनका पहला कर्तव्य सही नैतिक आचरण का आदर्श प्रस्तुत करना होना चाहिए। अर्थात जो सामंत हैं, उनका ये कर्तव्य था कि वो सही नैतिक आचरण प्रस्तुत करें। ऐसे युग में जब बल ही न्याय था, कन्फ्यूशियस ने यह तर्क दिया कि राजा का सद्गुण और जनता की संतुष्टि ही राजनीतिक सफलता के असली मापदंड होने चाहिए, न कि बल। कन्फ्यूशियस से पहले की चीनी विचारधारा को पूर्व नैतिक कहा जा सकता है। वह मुख्य रूप से शकुन, अपशकुन और बलिदानों पे केंद्रित थी। कन्फ्यूशियस चीन के पहले महान नैतिकतावादी थे। वे एक महान नैतिक परंपरा के संस्थापक थे। कन्फ्यूशियस के आदर्श थे चुन तजु, जिसका अर्थ है शासक का पुत्र या अभिजात व्यक्ति। लेकिन कन्फ्यूशियस ने इस शब्द का अर्थ बदलकर एक कुलीन व्यक्ति से एक नैतिक रूप से महान व्यक्ति बना दिया। इसे सबसे उपयुक्त रूप में सज्जन पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष कहा जा सकता है, अर्थात एक संस्कारित, सद्गुणी और नैतिक व्यक्ति। उन्होंने ऐसे सज्जन पुरुष में होने वाले गुणों के बारे में बहुत कुछ कहा, जैसे कि ईमानदारी या आंतरिक सत्यनिष्ठा, जिसे ची कहा जाता है, धार्मिकता या नैतिकता, जिसे आई कहा जाता है, दूसरों के प्रति समर्पण या निष्ठा, जिसको चुंग कहा गया, परार्थता या परस्परता की भावना, जिसको शु कहा गया, और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम या मानवता की भावना, जिसको जेन कहा गया। कन्फ्यूशियस के अनुसार सज्जन पुरुष के लिए आवश्यक गुण केवल आंतरिक नैतिकताओं तक सीमित नहीं थे, उनमें वेन भी होना चाहिए, जिसका अर्थ है संस्कृति या परिष्कार, और ली, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुष्ठान, अर्थात उचित शिष्टाचार और सामाजिक व्यवहार की समझ। कन्फ्यूशियस केवल अपरिष्कृत हीरे नहीं बनाना चाहते थे, जैसा कि वे कहते हैं, शिष्टाचार से नियंत्रित न होने वाली सत्यनिष्ठा असभ्यता बन जाती है। अरस्तु की ही तरह कन्फ्यूशियस का मानना था कि उचित संगीत नैतिक भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है। उन्होंने प्राचीन काल के ली पर जोर दिया, वही बाद में कन्फ्यूशियस विचारधारा में अनुष्ठान और शिष्टाचार की अत्यधिक महत्ता का आधार बना। पूर्वी एशिया में बाह्य रूपों के अभ्यास के जरिए आंतरिक भावनाओं को विकसित करने की परंपरा भी इसी से उत्पन्न हुई। एक मजबूत शैक्षणिक सिद्धांत जिसे शायद आधुनिक पश्चिम में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। आंतरिक गुणों और बाहरी परिष्कार का संतुलन कन्फ्यूशियस के सभी विचारों में उनके संयम और संतुलन की भावना को दर्शाता है। जहां भारत और पश्चिम के महान दार्शनिकों और धार्मिक नेताओं ने प्राय निरपेक्षताओं पर जोर दिया, अर्थात तर्क और गणितीय अवधारणाओं पर, वहीं कन्फ्यूशियस सापेक्षवादी थे, जो सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से सोचते थे। उन्होंने पूर्वी एशिया की समझौते और मध्य मार्ग की परंपरा की नींव रखी। जैसा कि मेंशियस ने कहा है, कन्फ्यूशियस कभी भी अति की ओर नहीं गए। यह संतुलन और संयम ही कन्फ्यूशियसवाद की अंतिम सफलता का एक प्रमुख कारण रहा। उसकी राजनीतिक पारंपरिकता ने उसे पूर्वी एशिया के अधिकांश शासकों के लिए आकर्षक बनाया, जबकि उसकी उच्च नैतिक शिक्षा ने
राजनीतिक सत्ता को केवल वंशानुगत अधिकार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया। इससे शासन के सुधार की प्रेरणा भी मिली। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक इसकी समय सापेक्षता था। चीन में उस समय एक शिक्षित नौकरशाही धीरे-धीरे उभर रही थी, जो राजनीतिक जरूरतों के चलते आकार ले रही थी, और इस व्यवहारिक समूह को एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता थी जो कन्फ्यूशियस ने बखूबी दी। हालांकि कन्फ्यूशियस ने कभी वंशानुगत सत्ता की वैधता पर सीधे सवाल नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने यह माना कि श्रेष्ठ विद्वानों को, चाहे वे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हों, उनको शासकों को यह बताने का अधिकार है कि उन्हें स्वयं और शासन को कैसे संचालित करना चाहिए। इस प्रकार कन्फ्यूशियस ने प्रतिभा के लिए करियर के द्वार खुला होने की अवधारणा प्रस्तुत की, जो मूलतः क्रांतिकारी थी और वंशानुगत सत्ता के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती थी। तो इस वीडियो में हमने कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास किया। आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।